Dear students, Assalamu alaikum and welcome you all to the Physics Fusion YouTube channel with Faisal Ali. आज हम NAD पास पेपर्स में से की सीरीज़ में से पहला पेपर जो कि 2017 का है उसे स्टार्ट करेंगे। उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हैं उनके बारे में। तो हम फॉर्मली आज आपको मेरी वीडियो नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कैमरे का एक लोगो बना हुआ होगा। आई एम समवेयर आउट ऑफ द रीच। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो है अ बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर। एक बॉल जो है वो 80 मीटर हाइट पे मौजूद है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितने टाइम के अंदर वो बॉल जो है वो ग्राउंड तक आ जाएगी? 16 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 32 सेकेंड्स या डी 8 सेकेंड्स। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशन को गौर करें थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन के ऊपर, तो हाइट का फार्मूला होता है 1/2 GT स्क्वायर। इस फार्मूले को आप निकालते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन से। H बराबर आ गया 1/2 GT स्क्वायर। हाइट हमें गिवन है, हमें जो चीज़ गिवन नहीं है वो बेसिकली टाइम है। हमें टाइम मालूम करना है, तो हम टाइम के लिए इस फार्मूले को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2H हो जाएगा और G डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर रेडिकल कैंसिल करते हैं मिसाल के तौर पे, और तो ये टाइम आपके पास बन जाता है अंडर रेडिकल 2H/G। और आप H की वैल्यू आपके पास 80 है, G की वैल्यू आप राउंड ऑफ करके 10 रख सकते हैं। और उसके बाद आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास अंडर रेडिकल 16 आंसर आएगा। और अंडर रेडिकल 16 आंसर के बाद आपका जो पॉसिबल आंसर है वो है 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड बॉल लेगी, कंज्यूम करेगी टाइम 80 मीटर हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए। चैडविक डिस्कवर्ड इन 1932। तो जेम्स चैडविक ने बेसिकली क्या डिस्कवर, कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया था? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो उसके लिए सबसे पहली चीज कि चैडविक ने 1932 में जो पार्टिकल डिस्कवर किया था दैट वाज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम आते हैं साउंड वेव्स आर ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है वो साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, हाई स्पीड होती हैं या हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, साउंड वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपोगेशन के लिए। साउंड वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल हैं बाय नेचर, ट्रांसवर्स हैं, हाई स्पीड हैं या हाई फ्रीक्वेंसी हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहली चीज़ जो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बिहेव करती हैं, इसी पैटर्न में ट्रैवल करती हैं लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये है द डिवाइस विच चेंजेस AC into DC is A rectifier option, B amplifier, C oscillator and D amplifier and rectifier। वो डिवाइस जो AC को DC में चेंज करता है वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम डायोड कहते हैं। और डायोड कन्वर्ट कर रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट, मल्टीपोलैरिटी से सिंगल पोलैरिटी में। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और DC में सिर्फ प्लस होगा। तो डायोड बतौर रेक्टिफायर काम करता है, आपके AC को रेक्टिफाई करके DC बनाता है, तो इसलिए इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। तो रेक्टिफायर वो चीज़ डिवाइस होगी जो AC को DC में चेंज करेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि अ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स and pieces are bundled together side by side to form a thicker wire compared to the original wire. The resistance of the bundle is। इसका मतलब यह है कि पहले आपके पास एक वायर थी, फिर आपने उसके 4 पीस करके एक थिक वायर बना ली। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सेम, बी 1/4, सी 1/8 या डी 1/16। मतलब क्या उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा
1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, या 1/8 टाइम्स कम हो जाएगा, या 1/16 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो डेटा में हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का लेट सपोज ए है, रेजिस्टेंस आर, इनिशियली हम सपोज कर रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस आर है। अब क्या हुआ कि लेंथ जब गिवन है वायर की एल, तो उसका रेजिस्टेंस आर हमने सपोज कर लिया। तो इसके मुकाबले अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा रो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब जो कंडीशन है उसमें उसने वायर को कट किया 4 पीसेस में, पीसेस को बंडल कर लिया और एक वायर बना लिया। जब एक वायर बना लिया तो अब लेंथ टोटल ओवरऑल प्रीवियस वायर के हिसाब से कम हो गई, और साथ में जो आपका एरिया है, ठीक है, वो 4 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि अब पहले सिंगल सिंगल वायर जब आपने इकट्ठी कर ली, हर वायर का एरिया और फिर 4 वायर्स का एरिया 4a बन गया। अब हमने न्यू रेजिस्टेंस मालूम करना है इस कंडीशन के ऊपर। फॉर्मूला वही रहेगा न्यू रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू एरिया। न्यू रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेंथ की जगह पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कोई न्यू लेंथ इनिशियल लेंथ के 4 टाइम्स है, डिवाइड बाय 4 है तो वो वैल्यू रखेंगे, और एरिया जो है वो 4 टाइम्स ऑफ ए है तो वो रखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 का फैक्टर हमें मिलेगा, और साथ में रो एल अपॉन ए वैसे ही मौजूद रहेगा। और रो एल अपॉन ए जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, इनिशियल रेजिस्टेंस को। तो आपका आंसर होगा 1/16 इंटू आर। इसका मतलब यह है कि आपका न्यू रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस के मुकाबले में 16 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और लेंथ कम होने से भी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, a convex lens of 20 centimeter focal length is used to form an erect image which is twice as large as the object. The position of the object from the lens is। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 20 है, वो इमेज बना रहा है इरेक्ट, इसका मतलब है वर्चुअल होगी, और उसका साइज भी ट्वाइस होगा, तो उसका मतलब है उसकी मैग्निफिकेशन 2 है। उसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं, पी। पी इज एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ये बतानी है, और क्यू इमेज डिस्टेंस होता है लेकिन न गिवन नहीं है, लेकिन हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिए होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन पी, वर्चुअल इमेज है इसलिए हम माइनस क्यू अपॉन पी लिखेंगे, मैग्निफिकेशन 2 के बराबर है, और ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। तो क्यू को हम पी की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे और ये बन जाएगा माइनस का 2p। थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट करेंगे 1/20, p अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, q की जगह माइनस 2p रखेंगे। फिर हम एलसीएम लेंगे तो ये 1/20 होगा, और एलसीएम में आ जाएगा 2 माइनस 1/2p, तो ये हो जाएगा 1/2p। जब ये 1/2p हो जाएगा तो बेसिकली आप 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आंसर 10 आ जाएगा। इट वुड बी 1/10 इज इक्वल टू 1/p, तो p बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा जहाँ पे आपने प्लेस किया है लेंस से, वो है 10 सेंटीमीटर। एक बात याद रहे कि जब आप, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में 20 है, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट फोकल लेंथ से लेंस के सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की साइड पर ही इमेज बनेगी जहां जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा, और मैग्नीफाइड भी होगी और वर्चुअल भी होगी। उसके बाद हम आते हैं कलर ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेलोसिटी इन एयर है या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है या वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है। सो वेरी सिंपल, वेवलेंथ को यूज किया जाता है कलर ऑफ लाइट को डिटरमिन करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। ट्रांजिस्टर तीन सेगमेंट्स में या तीन पोर्शंस पे डिपेंड करता है, पीएनपी होगा या एनपीएन होगा। तीन रीजन्स हैं तो इसका मतलब है इसके दरमियान दो जंक्शंस होंगे। और ये आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन, ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस 2 पीएन जंक्शन डिवाइस कहलाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं और 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, 2 डायोड 1 जंक्शन इज नॉट ट्रू। सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, 1 डायोड 2 जंक्शन। सी 1 डायोड, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 2 जंक्शन। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी को रोटेट करती है या रोटेट करने में रोल प्ले करती है। तो की वन थिंग इन योर माइंड कि रोटेशनल मोशन में टॉर्क रोल प्ले करता है, वही
जो कि फोर्स रोल प्ले करती है ट्रांसलेशनल मोशन में। क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन है, इसका करेक्ट आंसर टॉर्क होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है 2 पाई अंडर रेडिकल एल अपॉन जी, बी ऑप्शन है 2 पाई अंडर रेडिकल जी अपॉन एल, सी ऑप्शन है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रेडिकल एल अपॉन जी, और डी ऑप्शन है आपके पास 1 अपॉन 2 पाई अंडर रेडिकल एल अपॉन जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी इज इक्वल टू, जो डी ऑप्शन है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रेडिकल जी अपॉन एल। अगर हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो मैं अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ किसी भी ऐसे सवाल को पिक करने के लिए कि वो सही है या उसमें कोई आपके ऑप्शन कुछ क्रॉस चेक करने के लिए, कि सबसे पहले आपको, अगर आपको मिसाल के तौर पे इसमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें से कुछ ऑप्शंस को आप डायमेंशंस निकाल के या यूनिट फाइंड आउट करके रूल आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन की का यूनिट एनालिसिस करना बताता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रेडिकल जी अपॉन एल। अगर आप ये सिंबल, अगर आप आपके जहन में ये थॉट आती है कि ये सवाल का जवाब पता नहीं ठीक है या नहीं है, तो आप इसके यूनिट को चेक कर लें कि आया इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का यूनिट बनता है कि नहीं बनता। हमने ग्रेविटी का यूनिट रखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड किया उसको मीटर के साथ, और वो इवेंचुअली आपके पास एम मीटर और मीटर कैंसिल हो गए, आपके पास आया 1/सेकेंड का स्क्वायर। जब आप उसको रेडिकल से निकालेंगे तो वो 1/s होगा, मतलब 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, और वो हर्ट्स के बराबर होता है। तो इट मीन्स कि आप यूनिट के ज़रिए भी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है क्या एग्जैक्टली आपका जवाब सही है या उसमें कोई एरर है। तो करेक्ट आंसर होगा 1/2 पाई अंडर रेडिकल जी अपॉन एल। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहला 12 नंबर क्वेश्चन, इफ 2 kg मास ऑफ सब्सटेंस विद इनिशियल वेलोसिटी, अगर 2 kg मास है सब्सटेंस का और वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ 1 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, और उसकी जो फोर्स है वो 1 सेकेंड, उस 1 सेकेंड के लिए अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। इफ 2 kg mass of a substance with initial velocity 1 meter per second with a force of 1 second then kinetic energy, अगर 2 kg मास पे फोर्स अप्लाई होती है 1 सेकंड के लिए और वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है 1 मीटर पर सेकंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेटर ऑन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखें, फोर्स बराबर होती है मोमेंटम अपॉन टाइम के, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। फोर्स बराबर होती है मोमेंटम अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप एम ए लिखते हैं। एम ए को आप मोमेंटम अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंटम जो है वो एम वी के बराबर होता है और डिवीजन में टी अपनी जगह पे मौजूद है। अब मास आपको मिला है 2 और आपको जो वेलोसिटी मिली हुई है वो है 1, और डिनोमिनेटर में भी टाइम जो है वो है 1 सेकेंड। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। उसके बाद फोर्स बराबर होती है एम ए के, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप इजीली एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मास आपको पहले से गिवन है। तो एक्सेलरेशन आपके इस प्रॉब्लम के लिए आपको मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमने मालूम करना है बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन यूज़ की क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई कि वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। हम कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो वी एफ बराबर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 है और टाइम भी 1 है, तो आपके पास वी एफ हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। जब फाइनल वेलोसिटी हमें मिली 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी को हमने सिंपली काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में यूज़ किया जो कि होता है 1/2 mvf स्क्वायर। 1/2 अपनी जगह पे मौजूद है, मास की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी की वैल्यू भी 2 है, तो स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपका जवाब आ गया 4 जूल्स। क्या जवाब आ गया आपका? 4 जूल इज योर राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें पूछा जाता है इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट एंटीनोड्स
दो एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है, तो याद रहे वो लैम्डा अपॉन 2 होता है। ठीक है, एक नोड मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और दूसरा एडजेसेंट नोड यहाँ पे है। तो आपने वेव का क्वार्टर यहाँ पे ट्रेवल किया और आपने वेव का क्वार्टर यहाँ पे ट्रेवल किया, मतलब लैम्डा अपॉन 4। इन दोनों को जब आप सम कर लेंगे तो आपका जवाब बनेगा लैम्डा अपॉन 2। उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, बेस्ड ऑन। तमाम थ्योरी किसी न किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, किसी न किसी पॉस्टुलेट्स या अजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। इसका पहला ऑप्शन आपके पास है न्यूटन रिंग, दूसरा ऑप्शन है डिस्पर्जन, तीसरा है थिन फिल्म और चौथा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस सवाल को एनालाइज करने के लिए आप न्यूटन रिंग्स देखें तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करता है। डिस्पर्जन जो है वो लाइट जो ब्रेकअप होती है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में, जब जैसे वो प्रिज्म से गुजरती है तो उसे डिस्पर्जन कहते हैं। थिन फिल्म बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस जो है वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है और वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न्स नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, उन्हें कहते हैं। तो ए, बी और सी इन तीनों ऑप्शन का ताल्लुक आपके सवाल से नहीं है। जो चौथा ऑप्शन है डी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्रपस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर किया था और ये सपोज किया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हेन एटम्स इज नेगेटिवली चार्ज, एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज कब होते हैं? तो देखें, व्हेन एटम्स आर नेगेटिवली चार्ज तो पहला ऑप्शन आपके पास है इट गेन्स प्रोटॉन्स, बी इट गेन्स न्यूट्रॉन्स, और आपके पास तीसरा ऑप्शन है गेन्स इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज मास। नेगेटिवली चार्ज होने के लिए देयर मस्ट बी एक्सेस पार्टिकल जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ऑप्शन है जिसमें आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अगर आपका एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की क्वांटिटी से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस टू हाफ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर का उसको आधा कर दें, मतलब वोल्टेज को आप आधा कर दें, द एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी, तो कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो क्या होगी, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी या उसका अमाउंट कितना होगा? उसके लिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका पहला ऑप्शन है रिमेन सेम, इसका दूसरा ऑप्शन है 1/4, इसका तीसरा ऑप्शन है बिकम ट्वाइस, इसका चौथा ऑप्शन है रिड्यूस टू हाफ। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अपने फार्मूला अपने फार्मूले के बारे में कितने कंफर्म है। अगर आप अपने फार्मूले के बारे में कंफर्म है कि कैपेसिटर की एनर्जी बराबर होती है 1/2 सी इस कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज का स्क्वायर, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कैपेसिटर मिसाल के तौर पे आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एनर्जी का फार्मूला ये होगा 1/2 सी वी स्क्वायर। अगर आप कैपेसिटर के वोल्टेज को कम कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं, मतलब एक नया वोल्टेज सेट करते हैं जो कि पहले वाले वोल्टेज के मुकाबले में आधा होता है, 1/2 डिवाइड कर देते हैं। तो आप दोबारा कैपेसिटेंस अगर एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें कैपेसिटर की, तो न्यू एनर्जी मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जो एनर्जी है वो हमने मालूम करनी है, फार्मूला 1/2 सी तक वही रहेगा। वोल्टेज क्योंकि अब आपने चेंज कर दिया, उसको आधा कर दिया, तो न्यू वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी जो कि इनिशियल वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हाफ है, और उसको आप स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 अपनी जगह मौजूद रहेगा, सी अपनी जगह मौजूद है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर की वजह से 1/2 जो यहाँ पे मौजूद है वो 1/4 हो जाएगा। अब ऐसे इस फार्मूले को आप देखें तो 1/2 सी वी स्क्वायर ये बेसिकली आपका इनिशियल एनर्जी के बराबर है कैपेसिटर के, तो आप यहाँ पे इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो है वो वी वोल्टेज के ऊपर वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेक्निकली आपकी जो न्यू एनर्जी जब आप वोल्टेज को हाफ कर देंगे वो आपकी इनिशियल एनर्जी के 4 टाइम्स कम हो जाएगी। आप इसको 4 से फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इसका जवाब होगा 1/4 टाइम्स, कि जो न्यू एनर्जी है कैपेसिटर की वो पहली वाली एनर्जी से 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखें तो आपसे सवाल पूछा गया है कि
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अ 200 वॉट टीवी इज यूज फॉर 20 आवर्स। आप इस्तेमाल कर रहे हैं 200 वॉट टीवी को 20 आवर्स के लिए। मतलब आपका जो टीवी है उसकी पावर रेटिंग है 200 वॉट, और उसे आप एक वीक के अंदर 20 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताएं कि अगर इफ़ इट इज़ यूज फॉर 4 वीक्स, अगर आप उसे 4 वीक्स के लिए इस्तेमाल करें, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ रेट इज 5 RS पर किलोवाट आवर। तो आप ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी अगर 5 रुपीज़ में 1 किलोवाट आवर आपको मिले। तो पहले चलते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा में सबसे पहले आपको पावर मिला हुआ है, दैट इज 200 वॉट। टाइम मिला हुआ है आपके पास 20 आवर्स पर वीक, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। अब आप 4 वीक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 4 को 20 आवर्स पर वीक से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल आवर्स मिल जाएंगे जो कि 80 होंगे। और ये 80 आवर्स तक आपने 4 हफ्तों में 4 वीक्स में अपने टीवी को इस्तेमाल किया है, जिसकी पावर जो है वो 200 वॉट है। रेट आपको गिवन है 5 RS पर किलोवाट आवर। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। पावर का फॉर्मूला बेसिकली होता है P बेसिकली बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम के। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो आप इसमें से एनर्जी के को बराबर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो बराबर हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर आपका है 200 और टाइम आपके पास है 80 आवर। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 16। 2 जीरोज यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पे है, तो आप उसकी जगह पे किलो मेंशन कर सकते हैं बिकॉज इट बिकम्स इक्वल्स टू 10 पावर 3 पावर। तो ये हो गया 16 किलो वाट आवर। याद रहे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनमें एनर्जी को जो मेजर किया जाता है या अकाउंट फॉर किया जाता है जिस यूनिट में, उसको किलोवाट आवर कहते हैं। आप 1 किलोवाट आवर के हिसाब से वहाँ पे प्राइसिंग होती है। अब 1 किलोवाट आवर आपको मिले 5 RS में, तो अब आपने 16 किलोवाट आवर्स कितने में आपको मिलेंगे। टोटल प्राइस हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि हो जाएगी 80 RS। मतलब आपको कॉस्ट पड़ेगी 80 RS के बराबर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। चार्ज इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेन्स। अगर एक चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो क्या गेन करेगा। क्या वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, नो एनर्जी गेन करेगा, या ए और बी दोनों गेन करेगा। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। जब मैग्नेटिक फोर्स आप किसी चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा बजाय ये कि वो एक्सेलरेट हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ना ही पोटेंशियल ना ही काइनेटिक। तो इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20। A proton enters a magnetic field in direction of west, directed downward, then force acting on proton is directed towards। मैं दोबारा रीड करता हूँ। A proton enters a magnetic field in direction of west, directing downward, then force acting on proton is directed towards। इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उसमें शायद आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और चार्ज जो प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो याद रखें कि जहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट डायरेक्शन में है। वेयर एज जो आपका जो प्रोटॉन है वो डायरेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने यहाँ पे फिगर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वेस्ट की तरफ है, आपका जो प्रोटॉन है वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रहा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रहा है तो आपको थर्ड डायरेक्शन मालूम करनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है 1 क्यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक हो गया। तो v क्रॉस b क्या आता है, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर एंड दिस इज योर थर्ड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर आपका बेसिकली आपके पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एंटर कर रहा है डाउनवर्ड, और ये
बी इस तरफ एंटर कर रहा है, फॉर एग्जांपल वेस्ट की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A proton enters a magnetic field in the direction of west। एक प्रोटॉन एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में वेस्ट की डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड। और देन फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो उसके बाद हमने फोर्स मालूम करनी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। हमें पता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स अप्लाई होती है, और उसका फॉर्मूला होता है F is equals to Q into V क्रॉस B। दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर, और यहाँ पे जो होगा आपका वो रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड वेक्टर होगा। अगर हम सपोज करेंगे प्रोटॉन एंटर कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड, तो आपके पास चार एक्सेस बनेंगी, ज्योग्राफिकल आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे। आपके पास एक नॉर्थ है, आपके पास एक साउथ पॉइंट है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। तो आप देखें कि आपके पास ऑलरेडी दो डायरेक्शन में तो ये दोनों वेक्टर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन आपके पास अवेलेबल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अवेलेबल है। जो थर्ड डायरेक्शन है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, इसमें कोई भी वेक्टर पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो तमाम ऐसे फॉर्मूले जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट शामिल होती है उसमें एक वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में होता है, और तीसरा तीसरी डायरेक्शन में होता है। मतलब एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा। तो यहाँ पे दो तो ऑक्यूपाई हो रहे हैं प्रोटॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है आपके पास वो होना चाहिए टेक्निकली या साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ। अगर आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे और बी को फर्स्ट वेक्टर रखेंगे और बी को सेकंड वेक्टर रखेंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में आपको मिलेगी वो साउथ डायरेक्शन है, इट इज टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद हम आते हैं टू क्वेश्चन नंबर 21 पे। एट द एंड ऑफ कार्नट साइकिल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोबारा रिपीट करता हूं, एट द एंड ऑफ द कार्नट साइकिल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नंबर वन इंक्रीजेस, नंबर टू डिक्रीजेस, सी ऑप्शन है रिमेन सेम और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखिए कि ना ही एनर्जी बढ़ती है ना ही कम होती है। एनर्जी कंटिन्यूसली अगर बढ़ रही हो एक साइकिल पे तो इतनी एक्सेसिव हो जाएगी कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर डिक्रीज हो रही हो तो आपका सिस्टम बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। तो बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की तरफ। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और इमेज साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर नहीं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि लेंस के टॉपिक से रिलेटेड है। फोकल लेंथ हमें गिवन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर इन इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। फोकल लेंथ मिल गई 20, मैग्नेटाइजेशन फैक्टर मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो हमें मिला 2। उसके साथ दोबारा पढ़ो इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन जो हमें मिली वो मिली 2। कंप्यूट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मालूम करना है। इसी पेपर में हमें एक और सवाल इससे मिलता जुलता करके आए हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास वर्चुअल इमेज थी, और पॉसिबली ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास रियल इमेज होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो डाटा में हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन फैक्टर 2 है, और मैग्निफिकेशन बराबर होता है Q मतलब इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 2/P, और यहाँ से आप Q की वैल्यू P की फॉर्म में निकाल सकते हैं और वो बनेगी Q इज इक्वल टू 2P। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हमने मालूम करना है। अब हम अपने कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूले पर आ जाते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, मतलब 1/ फोकल लेंथ बराबर है 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ हमें गिवन है 20, और यहाँ पे p एज इट इज रहेगा। q की जगह आप 2p वैल्यू रखकर जब एलसीएम लेंगे तो जवाब आएगा
3/2p, या यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख लें 1/p प्लस 1/2p। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 + 1/2p। जब आप इसको 2 + 1 कर देंगे इट बिकम्स 3/2p। अगर आप 2 को 20 को 2 से डिवाइड कर दें, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 3/p। और अगर आप p वैल्यू निकालना चाहें तो 10 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर देंगे 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 23 का। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, अ कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेशन, बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सी रेवोल्यूशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सही, अब डोर बंद करो। क्या ऑर्बिट ले रहे हो? निकाल लो ऑर्बिट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे? कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है या उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एन ऑसिलेशन, बी ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सी ऑप्शन है रेवोल्यूशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब वन कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि एक इवेंट पूरा कंप्लीट होता है। वो ऑसिलेशन में भी होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होगा, और वन रेवोल्यूशन में भी एक इवेंट कंप्लीट होगा। मतलब जहां से आपने स्टार्ट लिया था वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। हम इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में कहता है 100 सीसी ऑफ एन आइडियल गैस। अगर एक आइडियल गैस है, उसका 100 सीसी वॉल्यूम है, आपको दिया गया इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल टेम्परेचर पे आपका जो वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे आपका वॉल्यूम है 100 सीसी। 327 डिग्री सेल्सियस पे आपने फाइंड आउट करना है कि आपका वॉल्यूम बढ़कर कितना हो जाता है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो 100 सीसी डाटा में आपके पास V1 इनिशियल वॉल्यूम है, T1 आपके पास 27 + 273 अगर आप ऐड कर दें तो ये कैल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा 300 कैल्विन। T2 जो आपको मिला हुआ है वो है 327 + 273, आप कैल्विन के लिए ऐड कर दें तो आपका स्केल कन्वर्ट हो जाएगा और आप सेल्सियस से आ जाएंगे 500 कैल्विन में। V2 हमें मालूम करना है। अगर आप चार्ल्स लॉ का इस्तेमाल करें तो उसमें आपके पास होता है फॉर्मूला, आपके पास होता है V1/T1 = V2/T2। 4 पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, 3 आपके पास नॉन है, एक आपके पास अननोन है। तो आप सिंप्लीफाई कर लें अननोन के लिए, तो वो V2 है, V2 बराबर होगा V1 × T2 डिवाइडेड बाय T1। आगे चलते हैं, आप अपनी वैल्यू प्लेस कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यू। तो 100 सीसी V1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है बेसिकली आपके पास 500 और T1 की वैल्यू है आपके पास 300। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 300 को 500 को 300 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.66। 1.66 को जब आप 100 सीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर आएगा 166.6 सीसी। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो पहला ऑप्शन आपको मिला हुआ है 100 सीसी, दूसरा ऑप्शन मिला हुआ है 200 सीसी, तीसरा ऑप्शन मिला हुआ है 300 सीसी और चौथा ऑप्शन मिला हुआ है 700 सीसी। तो 166.6 सीसी को अगर आप राउंड ऑफ कर लें या आप किसी ऑप्शन की नियरेस्ट सपोज करें तो नियरेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका आंसर दिया गया है 200 सीसी। तो करेक्ट आंसर इज 200 सीसी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 200 सीसी आंसर होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 200 सीसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे अपना फीडबैक दें कमेंट्स में, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अपने फीडबैक्स दें, आपकी जो पर्सनल क्यूरीज हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो ऑप्शंस के साथ कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच और खूब मेहनत करें ताकि आपकी
एडमिशन्स अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो सके। NAD सीरीज़ में अदर पेपर्स भी इंशाल्लाह जल्द रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।